नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले 2-3 वर्षों में। आप देखेंगे कि यहाँ से खूब प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है, जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए उन 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम, जो कि आपकी परीक्षा में अब की बार यानी 2025 की परीक्षा में आ सकते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को सभी दोस्त हमारे शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुँच जाए। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर यानी कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हिंदी साहित्य में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है भैया? हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। तो यह क्लास आपकी बहुत ही बेहतर होने वाली है, क्योंकि इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं, यानी कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही लगातार क्वेश्चंस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, और एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर से नहीं आएगा। ऐसे 2-3 वीडियो आप अगर हमारे देख लेंगे तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत ही हाई होने वाला है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है जो कि परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उसमें ये बट की बात कोई है ही नहीं, ठीक है। चले भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महोदय बताएं, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्मरण संस्मरण का मतलब क्या होता है? संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण। सम्यक माने होता है संपूर्ण, स्मरण माने होता है याददाश्त, यानी जो भी चीज़ें आपकी अतीतकालीन घटनाएं हैं जो आपको एक प्रकार से आपके हृदय को आह्लादित करती हैं, ऐसी घटनाएं जो आपके दिमाग में और आपके दिल में दोनों में अपनी जगह बना चुकी हैं, और उन चीज़ों को आप भूल नहीं पाते हैं, वो बातें आपको याद रहती हैं। उन बातों का एक प्रकार से जब आप एक घटना, सभी घटनाओं को एक साहित्यिक शैली में लिखने का काम करते हैं, तो वही रचना संस्मरण कहलाती है। बेसिकली संस्मरण का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक स्मरण। क्या मतलब होता है? सम्यक स्मरण। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं? बेसिकली संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा लिखे जाएंगे, क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन होगा? जो लेखक होगा वो प्रसिद्ध व्यक्ति ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लेखक है तो प्रसिद्ध ही होगा। कुछ कम प्रसिद्ध होंगे लेखक, कुछ ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, बट प्रसिद्ध ही होगा। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा कैसे व्यक्तियों के संबंध में लिखे जाते हैं भैया? तो जो एक प्रकार से संस्मरण होते हैं ये प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति प्रसिद्ध होते हैं उन्हीं के बारे में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संस्मरण विधा का सूत्रपात किसने किया? बताएं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या? देखिए, संस्मरण विधा का सूत्रपात किया है बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। किसने किया है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने किया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा एक प्रश्न आपसे पूछा आता है, ठीक है, उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा लिख लीजिएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा बता दें आपको। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये है भैया उपन्यास। क्या है? ये है उपन्यास, ठीक है। ये क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग से अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, और रामचंद्र शुक्ला जी के जूनियर थे। रामचंद्र शुक्ल भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से ही पढ़े हैं। ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखते हैं, जो बड़ी फेमस है। आलोचना ग्रंथ तमाम सारे इनके हैं। मित्रता निबंध भी इन्होंने लिखा है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष कि मित्रता निबंध के लेखक कौन है? मित्रता निबंध के लेखक है शुक्ला जी। और ये क्या, किस विधा की रचना है? मित्रता एक निबंध है, ऐसी रचना है जो कि बंधन मुक्त होकर के लिखी गई है। मित्रता के बारे में अगर समझना है तो इनके निबंध को जो व्यक्ति पढ़ेगा वो मित्रता का असली मतलब या वास्तविक अर्थ को समझ पाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की अगर बात की जाए तो बाबू श्याम सुंदर दास जो है ये बड़े विद्वान आदमी रहे हैं,
और इनके बारे में एक प्रकार से कहो, जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे परीक्षाओं में उनके बारे में आगे मैंने प्रश्नों को रखा, तो चर्चा करते रहेंगे। तो ये ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि आपका बीच बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझे ध्यान आता रहेगा, मैं बताता हुआ चलूँगा। अगला क्वेश्चन है, संस्मरण विधा के विकास में किस पत्रिका का विशेष योगदान रहा है? बताएं, संस्मरण पत्रिका के विकास में, संस्मरण विधा के विकास में किस पत्रिका का योगदान रहा भैया? तो कौन सी पत्रिका थी? माधुरी नाम की पत्रिका थी। माधुरी पत्रिका जो थी, इसमें कई प्रकार के संस्मरण प्रकाशित हुआ करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ 1900 से शुरू हुआ, और आप देखिए 2-3 सालों तक बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद में सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी युग जो हिंदी साहित्य में पढ़ता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही पढ़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद कर लीजिएगा, प्रसाद द्विवेदी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, MPD, क्लियर। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद किस ग्रंथ के लेखक है? जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी? कामायनी। और कामायनी किस विधा की रचना? एक महाकाव्य है, ठीक है। कादम्बिनी जो है ये भी एक पत्रिका थी, और माधुरी भी एक पत्रिका ही थी, क्लियर। 5वां क्वेश्चन आ चुका है, पदम सिंह शर्मा कमलेश। पदम सिंह शर्मा का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है कमलेश। क्या नाम है भैया? उपनाम कमलेश, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि पदम सिंह शर्मा का पूरा नाम क्या है। तो पदम सिंह शर्मा का उपनाम या पूरा नाम है पदम सिंह शर्मा कमलेश, ठीक है। पदम सिंह शर्मा ने किस शीर्षक के अंतर्गत संस्मरण लिखे थे? बताएं। तो पदम सिंह शर्मा की अगर बात किया है तो इन्होंने पदम राग शीर्षक के अंतर्गत जो है इन्होंने जो है संस्मरण लिखे, पदम सिंह शर्मा कमलेश जी ने। आगे देखेंगे, 6ठा क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल में संस्मरण विधा का रूप सर्वाधिक निखरा? यानी संस्मरण विधा जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारे समक्ष आई। तो आप देखते हैं, संस्मरण विधा हो, रेखा चित्र हो, रिपोर्टाज जो, ये सब विधाएं जो हैं आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में ही इन सभी विधाओं का सूत्रपात हुआ। बेसिकली हिंदी गद्य का विकास अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो हिंदी गद्य का विकास ही जो है आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल को मतलब कि एक प्रकार से गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? शुक्ल जी ने दी है। शुक्ल जी मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। क्यों दी? चूँकि यहीं पर कहानियों का विकास हुआ। आप देखते हैं जो है दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की जो पहली कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते, कुछ लोग बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इंदुमती कहानी सबसे पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की। तो ये भी प्रश्न पूछा आता है। बट आप देखते हैं माधवराव सप्रे एक नई नवीनतम शोधों के अनुसार, नए जो PhD स्कॉलर्स तमाम सारे हुए हैं, उन शोधों के अकॉर्डिंग पता चला कि माधवराव सप्रे एक व्यक्ति थे। उनकी एक कहानी लिखी गई थी 1900 ईस्वी के आसपास, उसका 1901 या 1900 के आसपास, उसका नाम था एक टोकरी भर मिट्टी, ठीक है। और उसके लेखक थे माधवराव सप्रे, जो कि हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है, मौलिक कहानी पहली। बाकी इंदुमती कहानी जो है वो किशोरीलाल गोस्वामी की 1900 ईस्वी में लिखी गई, जिस पर जिनकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी इंदुमती की, मतलब इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की, ठीक है। तो आधुनिक काल में एक प्रकार से आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा। प्राचीन काल और मध्यकाल में गद्य तो लिखे ही नहीं जा रहे थे, आधुनिक काल में ही लिखे जा रहे थे। और आधुनिक काल में एक प्रकार से तो सिंपल सी बात है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? C ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेखा चित्र होता है, बताइएगा। रेखा चित्र पद्यात्मक विधा है, गद्यात्मक विधा है, संस्मरणात्मक है, काव्यात्मक है? फटाफट से आप बताएंगे। तो रेखा चित्र जो होता है एक गद्यात्मक विधा है। रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, ये सब क्या है? गद्यात्मक विधा है, और हिंदी की नवीनतम गद्य विधाओं में से एक है। 8वां क्वेश्चन से, रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को साहित्य में उभारने का श्रेय किसको है? रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र विधा को एक प्रकार से उभारने का श्रेय हिंदी साहित्य में किसको जाता है महोदय? तो जाता है श्री राम शर्मा आचार्य जी को। किसको जाता है? श्री राम शर्मा आचार्य जी को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? बहुत ही फेमस रेखा चित्र है ये, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र, बताएं। बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बोलती प्रतिमा
बोलती प्रतिमा जो है किसका रेखा चित्र है भैया? बोलती प्रतिमा की अगर बात की है तो श्री राम शर्मा आचार्य जी का ही एक रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा। ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, पथ के साथी रेखा चित्र किसके द्वारा लिखा गया है? पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सब किसके द्वारा लिखा गया भैया? पथ के साथी। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पथ के साथी, फटाफट से आप बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पथ के साथी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया क्या है? एक रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, रिपोर्टाज के लिए किस हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं? रिपोर्टाज के लिए किस हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं भैया? रिपोर्टाज के लिए हम लोग जो है सूचनिका शब्द का प्रयोग भी करते हैं। रिपोर्टाज को सूचनिका भी कहते हैं। रिपोर्टाज बेसिकली रिपोर्ट टाइप का होता है, प्रतिवेदन टाइप का होता है, सूचनिका टाइप का होता है। किसी घटना के बारे में तथ्यात्मक जानकारी देना ही एक प्रकार से होता है, साहित्यिक शैली में देना, वो होता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब जीवनी, ठीक है, यात्रा साहित्य, साक्षात्कार, ये सब एक प्रकार से हिंदी साहित्य की नवीनतम गद्यविधाओं में से एक है और ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। आइए हम चीज़ों को और जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 12 नंबर, रिपोर्ट केवल मात्र सूचना होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और होता है, वह और है साहित्यिकता, यह किसका कथन है? यानी रिपोर्ट केवल मात्र सूचना ही होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और भी होता है और वो जो होता है होती है साहित्यिकता, साहित्यिक शैली में चीज़ें करी जाती हैं, तो वही एक प्रकार से इसमें थोड़ा सा अलग होता है सूचनिका से। ये बात एक मतलब सूचना से ये बात कही डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी जी ने, सूचना मतलब इसकी सूचनिका की परिभाषा को देते हुए या फिर रिपोर्टाज की परिभाषा को देते हुए किसने कहा? रस्तोगी जी ने क्या कहा भैया? रस्तोगी जी ने कहा, डॉक्टर देवी शरण रस्तोगी जी ने, कि रिपोर्ट केवल मात्र सूचना ही, रिपोर्ट किन्होंने क्या कहा? कि रिपोर्ट मात्र केवल सूचना होती है, रिपोर्टाज में सूचना के अतिरिक्त कुछ और भी होता है और वह होता है साहित्यिकता। बिल्कुल लेखक की साहित्यिकता उसमें विद्यमान रहती है। 13 नंबर क्वेश्चन से, सबसे पहला रिपोर्टाज किसका प्रकाशित हुआ? सबसे पहला रिपोर्टाज की बात करें तो सबसे पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ है लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरा का रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका डा करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारी जापान यात्रा का लेखक कौन है? हमारी जापान यात्रा के लेखक कौन है? 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है, हमारी जापान यात्रा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है हमारी जापान यात्रा। अगला क्वेश्चन आ चुका 15 नंबर, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, बड़ी फेमस रचना है। ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत किसका लिखा हुआ है भाई? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, ठीक है, आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है, इंटर वगैरह में है, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी जब आप कहीं जा रहे होते हैं और उस दौरान आपने कोई चीज़ें लिखी होती हैं, वो भी साहित्यिक शैली में, ठीक है। चले, साक्षात्कार विधा हिंदी साहित्य को किसकी देन है? यानी साक्षात्कार माने होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है विधा, ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य को किसकी देन है? किसने दिया है भैया हिंदी साहित्य को? बिल्कुल पश्चिम के जो साहित्य है वहाँ से आया है, पश्चिम के साहित्य से साक्षात्कार शब्द है। साक्षात्कार में जैसे कि मैं इनसे मिला, पद्म मतलब कि जो है इसको किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने। अब मैं इनसे मिला, मैं कौन था इसमें? मैं थे पद्म जो है पद्म लाल शर्मा कमलेश, और किससे मिले थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पद्म सिंह शर्मा कमलेश के बीच में बातचीत हुई और उसी बातचीत को उन्होंने एक प्रकार से प्रकाशित करवा दिया पुस्तक के नाम से। जो जो बातें हुई वही एक प्रकार से आपको आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक आपको यात्रा वृत्तांत, एक डायरी, एक संस्मरण, रिपोर्टाज, सब आपके एक एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपके पाठ्यक्रम में है, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, साक्षात्कार हमेशा किसके आधार पर होता है? साक्षात्कार हमेशा और हमेशा जो होता है वो निश्चित प्रश्नों के आधार पर होता है। कुछ निश्चित प्रश्न होते हैं, उन्हीं को पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है दो व्यक्ति आपस में चर्चा करते हैं किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके। अगला क्वेश्चन आ चुका 18 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, हिंदी में साक्षात्कार विधा के सूत्रपात का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी में जो एक प्रकार से ये विधा है साक्षात्कार, इसको एक प्रकार से प्रचलित करने का जो श्रेय है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से इन चीज़ों को एक नोट डाउन करते हुए चलेंगे।
देखें, और नोट डाउन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि कोर्स के बारे में भी मैं बता रहा हूँ आपको, पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं इनसे मिला भेंट वार्ता किस लेखक की है? मैं इनसे मिला, भेंट वार्ता साक्षात्कार को ही भेंट वार्ता कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इंटरव्यू को ही हिंदी में भेंट वार्ता या जो है साक्षात्कार कहते हैं। 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ये मैं इनसे मिला पदम सिंह शर्मा कमरेज, ये किससे मिले थे? ये मिले थे जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से। मैंने आपको बताया था, सी ऑप्शन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है प्रश्न, लेकिन पूछा गया है पिछले वर्ष। अगला क्वेश्चन से, व्यंग शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है, बताएं। व्यंग शब्द जो है अंग्रेजी के किस शब्द का अनुवाद है भैया? तो व्यंग शब्द जो है ये सैटायर का अनुवाद है। किसका है? व्यंग शब्द सैटायर का अनुवाद है। और हिंदी में व्यंग बहुत सारे लिखे गए, जैसे कि एक व्यंग आपके पाठ्यक्रम में संकलित है हिंदी से, मतलब आपके जो है इसमें सिलेबस में, कौन सा? भोला राम का जीव। भोला राम का जीव किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई बेसिकली हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यंगकार हैं। बहुत बड़े, व्यंग मतलब होता है कोई घटना, किसी मुद्दे को एक प्रकार से व्यंग की भांति, किसी पर मजाक या किसी की मजा लेकर के और एक समस्या को उजागर कर देना मौज मस्ती के साथ ही। 21 नंबर क्वेश्चन से, हिंदी में व्यंग लेखन कब से प्रारंभ हुआ? तो हिंदी में व्यंग लेखन का जो प्रारंभ हुआ भैया वो आधुनिक काल से हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में गद्य का विकास ही नहीं हुआ था। तो ये तीनों ऑटोमेटिक गलत हो गए, आधुनिक काल से ही हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताने का काम करूँगा, चूँकि बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं PDF वगैरह को लेकर के। अब देखें, PDF के लिए आपके लिए व्यवस्था करी गई, PDF ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए आपके लिए व्यवस्थित तरीके से चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। और आपको करना क्या है, देखें, 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको करना है भैया SMS। क्या SMS करेंगे? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स के नाम भी SMS कर दीजिएगा, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स के नाम यानी आपका विषय, आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। इसके बाद में आपके पास जो है एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। और इसके बाद में आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप आसानी से पढ़िएगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दुकान से, किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं। इसी 100 रुपये में क्या क्या मिलेगा आपको? आपको सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी, सभी विषय के PDF नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से यहाँ पर जो है को करिकुलर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर सब्जेक्ट आप जानते हैं, को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आपको क्या पढ़ना 3rd सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, उसकी भी तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ में आपके जो डाउट वगैरह होंगे, ठीक है, तो वो डाउट भी आपके क्लियर होते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर, विभिन्न विश्वविद्यालयों का क्वेश्चन पेपर होगा, वो भी एक प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, तो उसका भी सॉल्व आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ जो 2024 के वीडियोज़ हैं और मॉडल पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो यानी बहुत फ़ायदा होने वाला है सभी का PDF नोट्स। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं हिंदी साहित्य की ऑब्जेक्टिव, ऐसे ही इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ये फिर बाद में आप जो है हल कर दीजिएगा, इसको निकाल करके आप हल कर सकते हो। इसको आप हल करेंगे, पहले वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको हल करेंगे खुद से बैठ करके। तो क्या होगा, जितना देर पेपर में आप बैठते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे, उतना समय निर्धारित करके आप इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आप जो है कितने पानी में हो, आपका तैयारी का स्तर क्या है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी जिनकी भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नंबर इसमें प्राप्त कर पाएँ। नंबर प्राप्त करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर अगर आपने मेहनत कर ली तो नंबर यहाँ पर बहुत उठेंगे। ऑब्जेक्टिव में नंबर बहुत उठते हैं, इसलिए आपको एक प्रकार से अपने नंबर को अभी से मेनटेन कर लेना है, ताकि आने वाले समय में आपका परसेंटेज जो है एकदम हाई लेवल का रहे। इस वजह से आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और विधिवत तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। और जब भी क्लास होगी तो आपको ग्रुप से ऐड किया जाएगा। ग्रुप में काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आपके लिए एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन के लिए व्यवस्था कर दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जो को ज्वाइन कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको पूरा 3rd सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, और 3rd सेमेस्टर के बाद में 4th सेमेस्टर का कोर्स लॉन्च किया जाएगा, तो आपको ग्रुप में ही इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी, ठीक है। तो आप फटाफट से SMS करके ज्वाइन हो जाएं 91 61 93 60 62 पर तुरंत SMS करके ज्वाइन हो जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऐसे ही आपको एक प्रकार से चीज़ें मिलती रहेंगी वहाँ पर। कंटेंट बहुत ही एक प्रकार से बेहतर आपको मिलेगा, चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है। चलें आगे चीज़ों को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब। देखें, आप कुछ जो है यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चंस भी मैं लाने वाला हूँ, जैसे कि महासंग्राम रिवीजन क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए और लिखित दोनों के लिए भी होंगे। तो आप देखेंगे ये सब चीज़ें, जैसे कि प्रश्न है आपका कि कुछ लोग इंसा अल्लाह खां की किस पुस्तक को हिंदी की पहली उपन्यास, मतलब पहला उपन्यास मानते हैं।
रानी केतकी की कहानी जो है एक उपन्यास के रूप में कुछ लोग देखते हैं कि रानी केतकी की कहानी जो है ये इंसा अल्लाह खां की रचना है। इसको हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन ये हिंदी का दरअसल पहला उपन्यास है नहीं। हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ चुका है चंद्रकांता, जो कि एक उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी जो हैं ये एक प्रकार से लेखक हैं। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता के लेखक हैं। ये जादुई और तिलस्मी टाइप के उपन्यास के लिए जाने जाते हैं देवकीनंदन खत्री जी, ठीक है। जादुई चमत्कारी वाले जो उपन्यास चंद्रकांता वगैरह, जिसमें जादू टोना, ठीक है, ये सब आपको दिखाया जाता है। तो चंद्रकांता उपन्यास आप देखें किसने लिखा है, चंद्रकांता उपन्यास देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन उपन्यासों को उपन्यासों की कोटि में नहीं माना है? तो जासूसी उपन्यासों को इन्होंने उपन्यासों की कोटि में नहीं माना, और ये देवकीनंदन खत्री का जो रचना चंद्रकांता जासूसी उपन्यास या तिलस्मी टाइप का उपन्यास ही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है हरियोध। हरियोध का पूरा नाम क्या है? हरियोध का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो हरियोध ने कौन से मौलिक उपन्यास लिखे? तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला फूल, ये दो मौलिक उपन्यास किसके हैं? हरियोध जी के हैं। हरियोध जी जो कि प्रिय प्रवास नाम के महाकाव्य के लेखक हैं, और हिंदी में आप देखते हैं पहला महाकाव्य जो है, जो हिंदी या खास करके खड़ी बोली में लिखा गया, वो था प्रिय प्रवास, ठीक है, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। बहुत ही फेमस लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रिय प्रवास जो है बड़ी फेमस रचना भी मानी जाती है हिंदी साहित्य के जगत में, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते तो उनका दो उपन्यास है जो कि मौलिक उपन्यास है। मौलिक उपन्यास का मतलब ये है कि उन्होंने अपने दम पर लिखा है, कहीं से नकल वकल नहीं की है, ठीक है, यही मतलब होता है मौलिक। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है गबन उपन्यास किसका है? तो गबन, गोदान, ठीक है, और कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है, ये सब रचना किसकी है? ये सब रचना किसकी भैया? प्रेमचंद की रचनाएं हैं। गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अगर बात की तो मुंशी प्रेमचंद जो है इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनके 12 उपन्यास प्रकाशित हैं, जिनमें गोदान बड़ा फेमस उपन्यास है और बहुत ही लंबा उपन्यास है। कहा जाता है कि इनका जो उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जो है उनके उपन्यास लंबे लंबे हैं, ठीक है, उन्होंने लिखा है खूब दबा के। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, तो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। कलम का सिपाही भी इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ चुका, प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है इरावती। जयशंकर प्रसाद के ने भी कई उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से उनका इरावती लिख रहे थे, उसके बाद में उनका देहांत हो गया था, इस वजह से अपूर्ण रह गया, तो इरावती अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन से दिल्ली का दलाल उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस उपन्यास है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है दिल्ली का दलाल, एक उपन्यास विधा की रचना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। अगला है सुनीता उपन्यास की रचना किसने की है? सुनीता एक उपन्यास के शीर्षक का नाम है। जैनेंद्र कुमार जो कि बड़े फेमस कहानीकार हैं, आधुनिक कहानीकार हैं, इन्होंने सुनीता नाम का उपन्यास भी लिखा। उपन्यास बेसिकली कहानी का बड़ा भाई होता है, ठीक है, यानी कहानी एक घटना होती है, उपन्यास में कई घटनाएं, कई कहानियाँ चलती रहती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित कहानी नकली किला। नकली किला कहानी किसकी थी भैया? नकली किला कहानी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्ता जी, बड़े फेमस एक प्रकार से लेखक हैं मैथिली शरण गुप्ता जी, ठीक है, द्विवेदी युग के बड़े फेमस कलाकार रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। इन्होंने लिखा नकली किला नाम की कहानी 1909 में प्रकाशित रचना है। अगला क्वेश्चन से किस मासिक पत्रिका ने हिंदी में मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करी है? तो हिंदी में जो मौलिक कहानियों की परंपरा विकसित करने की जो एक प्रकार से पूठी ली थी, सरस्वती पत्रिका ने ली थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, वो बड़े विद्वान आदमी थे। उन्होंने भाषा का परिमार्जन, हिंदी जो एक प्रकार से खड़ी बोली है उसका विकास आप देखेंगे सरस्वती पत्रिका से ही संभव हो पाया, चूँकि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ऐसी रचनाओं का प्रकाशन इन्होंने करवाया जो रचनाएं बड़ी ही एक प्रकार से भाषा के हिसाब से तर्कसम्मत होती थी। जो गलतियां होती थी कवि या लेखक में, वो सब सारी गलतियों को एक प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद ही पढ़ करके उन गलतियों को ख़त्म करते थे और बोल देते थे लेखक से कि भाई ये देख, यहाँ पर तेरी गलती है, ये तुमने गलती की है। ऐसे व्यक्ति थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी पत्रिका से, चूँकि इस पत्रिका का संपादन उन्होंने किया,
1903 ईस्वी से। और जितने भी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उसमें 1% की कोई त्रुटि इन्होंने नहीं होने दी। मतलब इतने बड़े संपादक थे, ये खुद पढ़ते थे कहानियों को कि भाई कहानी है प्रकाशित होने लायक कि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, उसने कहा था कहानी किसने लिखी है? उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बड़ी फेमस कहानी है। और ये प्रश्न आपके मतलब कि ये प्रश्न जो है, मतलब कि ये कहानी जो है आपकी परीक्षा में एक प्रकार से बहुत बार पूछी गई है कि किसने लिखा है। देखिए, प्रेमचंद की कहानी आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है भैया? तो पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। किसकी? जो है मुंशी प्रेमचंद की। कौन सी रचना है? पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। 1916 में कहानी का सृजन हुआ। ठीक है, इनकी लास्ट कहानी कौन सी है मुंशी प्रेमचंद की? तो वो है 1936 में प्रकाशित, उसका नाम है कफन। कफन कहानी जो है इनकी लास्ट कहानी है। पहली कहानी है पंच परमेश्वर, जिसमें अलगू मियाँ, जुम्मन शेख और जो है उनकी खाला होती है, दोनों की मित्रता होती है, अलगू चौधरी जुम्मन मियाँ की और इसकी खाला की। इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। मैंने बता रखा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना आपके पाठ्यक्रम में कौन संकलित है? कौन सी कहानी संकलित है भैया? जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था, बड़ी फेमस कहानी है, आधुनिक धरातल पर कहानी लिखी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैसे कहानियाँ इन्हीं की हैं, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की, लेकिन अब आप ये बताएं कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जो हैं, इनकी कहानी जो है वो कौन सी कहानी जो है क्या कौन सी कहानी भाई विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई है? तो इनमें से कौन सी कहानी अधिक लोकप्रिय हुई भैया? वो कहानी है आपकी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कहानी जो है विशंभर नाथ शर्मा की एक कहानी है जो कि बड़ी लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न, कानों में कंगना कहानी किसने लिखी है? कानों में कंगना कहानी के लेखक है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने। ठीक है, कौन सी रचना है ये रचना है कानों में कंगना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था, हिंदी की अमर कहानी उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में, 1915 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था। बड़ी फेमस कहानी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया, प्रेमचंद जी को लेकर के। प्रेमचंद की पहले प्रकाशित होने वाली कहानी कौन सी है? बताएं, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की सबसे पहले प्रकाशित होने वाली कहानी है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इनकी पहली कहानी जो है वो है पंच परमेश्वर, जो हम और आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है 1916। ठीक है, आप लिख दीजिए 1916 के आसपास प्रकाशित हुई। ठीक है, कफन कहानी 1936 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पूस की रात कहानी भी इन्हीं की है और बड़े भाई कहानी भी इन्हीं की है। पूस की रात, पूस आप जानते हैं पूस माघ में बड़ी ठंडी होती है, तो उस समय पूस की रात में कुत्ते से चिपक करके व्यक्ति जो होता है सो जाता है। तो पूस की रात कहानी पढ़िएगा, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ कहानी ही है, मतलब इनकी कहानी को पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा बोरियत निबंध टाइप का नहीं है, एकदम से कहानी है जिसमें कथानक बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, जब पूस की रात, बड़े भाई, कफन, पंच परमेश्वर, सब कहानियाँ किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 300 कहानियाँ लिखी मुंशी प्रेमचंद। कहानी को लेकर के इनसे ज़्यादा कहानियाँ मेरे हिसाब से किसी ने हिंदी साहित्य में नहीं लिखी होगी। कहानी के मामले में पूरा सिरताज हैं ये। ठीक है, 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऐसा कहानीकार कौन सा है जिस पर मार्क्स की विचारधारा का प्रभाव नहीं? देखें, यशपाल की अगर बात की जाए, झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। यशपाल की रचना बड़ा फेमस जो है वो है झूठा सच। ठीक है, झूठा सच उपन्यास जो है ये बड़ा फेमस है, परीक्षा में पूछा जाता है। नागार्जुन बाबा जो है, इन पर भी मार्क्सवाद का बड़ा गहरा प्रभाव है। यशपाल पर मार्क्सवाद तो बहुत ज़्यादा हावी था, यशपाल, नागार्जुन, रांगे, राघव पर भी मार्क्सवाद हावी था। प्रेमचंद पर कोई मार्क्सवाद हावी नहीं था, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते थे। हालांकि ये किसी एक विचारधारा को नहीं फॉलो करते थे, जो इनको अच्छा लगता था उस विचारधारा पर चलते थे मुंशी प्रेमचंद, तो इन पर मार्क्सवाद की विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद पर किस बात का प्रभाव पड़ा? बताएं, प्रेमचंद पर किस बात का प्रभाव पड़ा भाई? प्रेमचंद पर किस बात का प्रभाव था? तो पूंजीवाद का बिल्कुल नहीं था, साम्यवाद का भी नहीं, और प्रगतिवाद। देखिए, प्रगतिवाद और गांधीवाद में से कोई एक। देखें, प्रगतिवाद का वैसे पढ़ा नहीं, चूँकि प्रगतिवाद जा करके आपका जब प्रगति लेखक मतलब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तो जरूर करें, उन्होंने अध्यक्षता भी की मुंशी प्रेमचंद जी ने, लेकिन इन्होंने इन पर प्रभाव किसका रहा? गांधीवादी विचारधारा का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से प्रेमचंद का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए इनमें से देखें गोदान उपन्यास इन्हीं का है, कर्मभूमि भी इन्हीं का है और गबन उपन्यास भी इन्हीं का है। चंद्रकांता संतति इनका उपन्यास नहीं है। इसको चंद्रकांता संतति किसने लिखा है? पंडित मतलब कि किसने लिखा? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की रचना है चंद्रकांता संतति। तो इस वजह से ये उपन्यास किसका नहीं है? मुंशी प्रेमचंद का। बाकी गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, ठीक है, करबला, ठीक है, ये सब एक प्रकार से उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है? देखिए कंकाल। कंकाल उपन्यास किसका है भाई? कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कंकाल उपन्यास की अगर बात की जाए तो कंकाल उपन्यास जो है ये इन्हीं का है। किसका? कंकाल और इरावती अपूर्ण। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण तीन उपन्यास इनके हैं। तो कंकाल और तितली जो पूरा हो गए थे, लेकिन इनका जो इरावती था वो पूर्ण नहीं हुआ था, अपूर्ण ही था। तो कंकाल उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। प्रेमाश्रम जो है प्रेमचंद जी का है। तपोभूमि रचना की अगर बात की, तपोभूमि किसकी रचना है भैया? तपोभूमि जैनेन्द्र कुमार की है और मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की है। ये किसकी है भैया? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है। और मृगनयनी की अगर बात की जाए तो ये किसकी रचना है भैया? ये है आपकी किसकी? मृगनयनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, ध्यान रखेंगे, वृंदावन लाल वर्मा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। तपोभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? प्रेमाश्रम उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमाश्रम के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कंकाल के अलावा आपका जो है क्या बोलते हैं, तितली उपन्यास, तितली और इरावती। ठीक है, ये दो उपन्यास भी जयशंकर प्रसाद के हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इरावती अपूर्ण है, ये बात भी आप ध्यान रखें, यानी इसका पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण। क्लियर? चले आ जाओ भाई, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आ जाओ। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के रचयिता कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के रचयिता कौन है? टेढ़े मेढ़े उपन्यास कौन लिखते हैं भैया? टेढ़े मेढ़े उपन्यास की अगर बात किया है, टेढ़े मेढ़े उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा जी टेढ़े मेढ़े उपन्यास के लेखक हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से यथार्थवादी उपन्यासकार कौन नहीं है? यथार्थवादी उपन्यासकार में कौन नहीं है पूछा गया है ना। देखिए यथार्थवादी उपन्यासों में यशपाल यथार्थवादी हैं, जो है उसको लिखते हैं नागार्जुन भी, और रंगे राघव, तीनों मार्क्सवादी भी हैं और यथार्थवादी भी हैं। ठीक है, और बेसिकली यथार्थवाद मार्क्सवाद की बात भी करता है। बेसिकली वृंदावन लाल वर्मा जो है ये यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, मतलब कि डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास कौन सा है? इनमें से यशपाल का उपन्यास कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास इनमें से देखें, देशद्रोही उपन्यास, ठीक है, झूठा सच उपन्यास, ये सब यशपाल का है। तो यशपाल का देशद्रोही है। बाकी अगर बात की सुखदा उपन्यास की, सुखदा, चित्रलेखा, मृतकों मुर्दों का टीला, ये सब इनके उपन्यास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में कौन शामिल नहीं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है कौन? बताइए। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार में देखें जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ और इलाचंद जोशी, ये तीनों जो हैं उपन्यासकार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इन पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव रहा। मनोविश्लेषणवाद के एक प्रकार से प्रणेता कौन है? मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं भैया कौन? उनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड, जो कि पश्चिम के किसी देश के थे। सिगमंड फ्रायड, उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद। और उसी मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि आप देखेंगे 1943 से लेकर के 1954 तक, लगभग आप देखें 10-12 सालों तक प्रभाव हिंदी साहित्य पर बड़ा जम के रहा। और उसी दौरान के हैं ये जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और इनका क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ठीक है, तो इन तीनों पर बड़ा प्रभाव रहा। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार भी लिखे इन लोगों ने, लेकिन चतुर्थसेन शास्त्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, चतुर्थसेन शास्त्री मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? इनमें से अज्ञे का देखें, शेखर एक जीवनी तो अज्ञे का ही है। शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास किसका भैया? शेखर एक जीवनी अज्ञे का है। ठीक है, इसके अलावा अपने अपने अजनबी भी अज्ञे का है। नदी के द्वीप उपन्यास ही भी अज्ञे का है, यानी कि शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप,
ये सब अज्ञे के उपन्यास हैं। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे। जबकि चीवर उपन्यास जो है किसका भैया, चीवर उपन्यास है रांगे राघव का। किसका है, रांगे राघव का उपन्यास है ये, रांगे राघव। रांगे राघव का उपन्यास कौन सा है, चीवर। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रसाद जी के उपन्यास कैसे हैं। प्रसाद जी के उपन्यास कैसे हैं भाई, प्रसाद जी के उपन्यासों की अगर बात की है तो वो यथार्थवादी धरातल पर उपन्यास लिखते हैं। ठीक है, कौन, प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, पिपासा उपन्यास के रचनाकार कौन है, पिपासा। पिपासा उपन्यास को किसने लिखा बाबू, पिपासा उपन्यास को लिखा है रांगे राघव ने। किसने लिखा है, रांगे राघव पिपासा उपन्यास के लेखक हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता कौन है। बूंद और समुद्र उपन्यास किसने लिखा है, बूंद और समुद्र उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। क्या है, अमृतलाल नागर जो हैं ये बूंद और समुद्र उपन्यास के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ऐसे ही और क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चले भाई, चले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ तब तक। ठीक है, आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जीवनी कौन सी है, बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताएं महोदय, बताइए। प्रश्न इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जीवनी है, सम्राट हर्षवर्धन, अहिल्याबाई या जयप्रकाश नारायण। फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, सम्राट जो जयप्रकाश नारायण जीवनी है, जयप्रकाश नारायण की जीवनी रामवृक्ष बेनीपुरी कृत जीवनी है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जबकि अहिल्याबाई उपन्यास जो लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। अहिल्याबाई एक उपन्यास है, अहिल्याबाई क्या है, उपन्यास है ये। ठीक है, क्या भैया, ये उपन्यास है। किसने लिखा है इस उपन्यास को, वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा अहिल्याबाई उपन्यास, उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा शीर्षक जीवनी के लेखक कौन है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है भैया, विष्णु प्रभाकर है। आवारा मसीहा जो एक प्रकार से जीवनी है, किस व्यक्ति की जीवनी अगर ये पूछा जाएगा तो ये जीवनी है भैया किसकी, ये किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा। ये जीवनी है किसकी महाराज, ये जीवनी शरद चंद्र चटर्जी। क्या नाम है, शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी की एक प्रकार से जीवनी है आवारा मसीहा, जिसको किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, आवारा मसीहा नाम की जीवनी किसने लिखी, विष्णु प्रभाकर ने। किस महान लेखक की, व्यक्ति की जीवनी है, शरद चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है इनमें से, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है भैया वो कौन सी है। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो है अर्धकथानक। कौन सी है, अर्धकथानक, 1641 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, पहली आत्मकथा है, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है। ठीक है, अर्धकथानक। इसकी अगर बात की जाए तो बनारसी दास जैन ने इसको लिखा है। किसने लिखा है, बनारसी दास जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखें। अगला प्रश्न है, अर्धकथानक के लेखक कौन है, तो अर्धकथानक के लेखक कौन है भैया, बनारसी दास जैन है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन है, मेरी आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है, किसने लिखा है, मेरी आत्मकथा जीवनी के लिए, मतलब आत्मकथा के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे आप, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी आत्मकथा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है, बताइएगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसने लिखा है, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम था। तरुण के स्वप्न, नहीं, बिल्कुल तरुण के स्वप्न ही इसका राइट आंसर होगा।
तरुण के स्वप्न ही एक प्रकार से नाम की आत्मकथा लिखी थी किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बहुत ही एक प्रकार से टैलेंटेड व्यक्ति भी थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है भैया? आत्मनिरीक्षण जो है सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। किसकी है? सेठ गोविंद दास की है आत्मकथा। ठीक है, 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रश्न ये भी पूछा गया था, तो 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। आत्मनिरीक्षण जो है ये किसकी आत्मकथा है भैया? सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति है, यानी ये कौन सी विधा है? अस्ति और भवती। अस्ति और भवती जो है एक आत्मकथा है। किसने लिखी, मतलब कि किसकी आत्मकथा भैया? ये एक आत्मकथा है अस्ति और भवती। ये किसकी? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है। क्या नाम है इनका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है, वो भी कौन? अस्ति और भवती। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पर मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला भैया? मूर्ति देवी पुरस्कार भी इस पर मिला है। ध्यान रखेंगे, मूर्ति देवी पुरस्कार इस उपन्यास मतलब इस आत्मकथा पर मिला है। मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार से सम्मानित भी है ये। क्लियर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है, उन्हीं की आत्मकथा है। कौन सी? अस्ति और भवती। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका नोट डाउन सभी लोग कर लीजिएगा। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रश्न तो खूब पूछा गया, दबा के प्रश्न पूछा गया परीक्षाओं में। एक कहानी यह भी, ये भी एक आत्मकथा है, यानी कि एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? तो कहानी नहीं है, एक कहानी यह भी, ये आत्मकथा है। ध्यान रखेंगे, तो एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी जी। कौन है? मन्नू भंडारी जो हैं, इन्होंने लिखा है कौन सी? यह कहानी, मतलब एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है मन्नू भंडारी, अपने ऊपर लिखी है। वैसे आत्मकथा जो होता है, लेखक अपने बारे में संपूर्ण चीज़ें लिखता है, वही आत्मकथा होती है। जीवनी जब किसी फेमस पर्सनालिटी या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर लिखी जाती है लेखक के द्वारा, वह जीवनी होती है। और जब अपने ही बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है वो कौन सा नहीं भाई? देखिए, हरिवंश राय बच्चन की अगर बात की जाए तो उनकी जो है रचना जो है वो क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं के 4 पार्ट हैं, 4 भाग में प्रकाशित रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके कई भाग हैं, ठीक है, जिनमें से 4 भागों में से 3 भाग इसमें हैं, जैसे कि 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण फिर या नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 3 जो है ये किसके भाग हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं के, और एक क्या भूलूं क्या याद करूं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के एक प्रकार से 3-4 जो है पार्ट है, तो ये तीनों तो होगा नहीं। यौवन के द्वार पर, यही जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। कौन? यौवन के द्वार पर, इसको लिखा है किसने? देवराज उपाध्याय ने। देवराज उपाध्याय की एक प्रकार से ये आत्मकथा है। कौन सी? देवराज उपाध्याय। देवराज उपाध्याय की 1970 में एक प्रकार से ये रचना प्रकाशित होती है। कब? 1970 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। बाकी 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर और नीड़ का निर्माण फिर, ये क्या भूलूं क्या याद करूं के ही पार्ट है, जो कि जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदी में दलित साहित्य को पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी साहित्य में दलित, मतलब हिंदी में दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा है उसको लिखा है मोहनदास नैमिषारण्य ने। किसने लिखा है? मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखा है, ठीक है। कब लिखा है? 1946 में। मोहनदास नैमिषारण्य ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। किसने? मोहनदास नैमिषारण्य ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओम प्रसाद वाल्मीकि भी एक दलित साहित्यकार हैं। इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में कौन सी संकलित है? जूठन नाम की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। जूठन एक आत्मकथा है जो कि किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जी की ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आ चुका, माटी की मूर्तें, बताइए माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। माटी की मूर्तें जो हैं किस विधा की रचना है भाई? माटी की मूर्तें
माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना। किस विधा की रचना? माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है। माटी की मूर्तें, स्मृति की रेखाएं, ये सब। अगला क्वेश्चन है, लाल तारा किस विधा की रचना है? लाल तारा बताएं। लाल तारा बेसिकली रचना किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। किस विधा की रचना है? तो रेखा चित्र विधा की रचना है। किस विधा की रचना भैया? रेखा चित्र विधा की रचना है। कौन सी? लाल तारा। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सी रचना? लाल तारा रेखा चित्र विधा की रचना है। लेखक कौन है इसके? राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या नाम है इनका? राम वृक्ष बेनीपुरी। ध्यान रखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी, ध्यान रखेंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, लाल तारा एक रेखा चित्र विधा की रचना जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, बताएं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र इनमें से कौन से हैं? रेखा चित्र या सेतुबंध? बताएं। बनारसी दास चतुर्वेदी की अगर बात की जाए तो उनके दोनों हैं, रेखा चित्र और सेतुबंध, दोनों एक प्रकार से बनारसी दास चतुर्वेदी के ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अमिट रेखाएं या अमिट रेखाएं। अमिट रेखाएं, अमिट रेखाएं संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? मतलब कि ये संस्मरण भी और रेखा चित्र है, अमिट रेखाएं। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सत्यवती मलिक। इसके लेखक कौन है? सत्यवती मलिक के द्वारा लिखा गया है ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक बड़ी लेखिका भी हैं और एक गद्यकार भी एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त रही हैं। एक लेखिका भी हैं और एक काव्य मतलब कवित्री भी रही हैं। देखिए, लेखिका कौन होती हैं? लेखिका जो गद्य लिखती हैं वो होती हैं लेखिका। लेखिका बेसिकली गद्य और पद्य दोनों लिख सकती हैं, लेकिन एक कवित्री कह देने से उसका दायरा सीमित हो जाता है, जो कि कवित्री मतलब होता है केवल कविता करना। ठीक है, या काव्य पंक्तियाँ ही लिखना। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? देखिए, अतीत के चलचित्र, बिल्कुल। स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। उपरोक्त सभी ये सब एक प्रकार से महादेवी वर्मा के रेखा चित्र हैं। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सारी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ? हिंदी में रिपोर्ताज विधा का जो आरंभ हुआ है भैया वो प्रसादोत्तर मतलब कि छायावादोत्तर। छायावादोत्तर मतलब कि छायावाद के बाद। छायावाद का युग कब तक समाप्त हुआ? यानी 1937 के बाद। 36 तक रहा छायावाद। 1937 के बाद से आप देखेंगे, मान लो 1936 के बाद जो है इसी को प्रसादोत्तर युग कहते हैं। प्रसाद माने होता है प्रसाद युग, उसके बाद प्रसाद युग कब से कब तक रहा? तो प्रसाद युग यही है। प्रसाद युग मान लेते हैं वही प्रसाद युग यानी कि जयशंकर प्रसाद का समयकाल बेसिकली। ठीक है, तो आप यही मान लीजिए कि इसी के बाद छायावादोत्तर के बाद, छायावाद के बाद या प्रसाद के बाद। ठीक है, द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 जो है 1 ईस्वी से 1920 तक रहती है। ठीक है, भारत हिंदू युग 1850 से 1900 ईस्वी तक समय काल रहता है। प्रसाद युग का समय काल 1920 से आप देखेंगे 1918 से कहेंगे 1936 तक। ठीक है, और 1936 से आप देखेंगे उसके 1936 से 1943 तक आप देखेंगे ये होता है छायावाद। तो इसी के बाद में, इस छायावाद के बाद में मतलब प्रसाद युग आता है छायावाद, या 1936 से लेकर 1943 तक आपका उसके बाद में छायावादोत्तर युग आता है। या उसके बाद में मतलब इसके बाद में जब तक आए छायावादोत्तर ही है, यानी कि जब तक अब तक छायावादोत्तर युग है। ठीक है, छायावादोत्तर युग ही है। थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा ज़बान मेरी फंस रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ बेसिकली, और दिन में भी मैंने क्लास ली थी। आप सोच रहे हो गुरुदेव इतना 2 लीटर वाले पानी में क्यों पीते? ये 2 लीटर वाला पनिया ख़त्म हो जाता कब पता नहीं चलता, इस वजह से पूरा 2 लीटर भर के लाते हैं। चलो भैया, लाइक ठोको, लाइक मोटिवेशन दो, फिर आगे बढ़ते हैं। डीजल दो, डीजल, पेट्रोल डीजल सब देते रहो फटाफट से। लाइक ठोको, लाइक, यही होता है एक टीचर का क्या? मोटिवेशन। चलो भैया महोदय, प्रश्न आ चुका है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? देखिए, लक्ष्मीपुरा जो है उपन्यास जो है यही शुरू होती है लक्ष्मीपुरा से। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से शुरू होती है? लक्ष्मीपुरा से। देखिए, लक्ष्मीपुरा के एक प्रकार से लेखक मतलब ये रूपा पत्रिका से प्रकाशित हुई है। ठीक है, और शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं लक्ष्मीपुरा के। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं, शिवदान सिंह
चौहान लिखो चाहे ना लिखो, शिवदान सिंह इसके लेखक हैं, लक्ष्मीपुरा के, ठीक है। 1938 में प्रकाशन हुआ इसका। 1938 में किस पत्रिका से? रूपाभ नाम की एक पत्रिका थी, उसी से प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखेंगे। तो रूपाभ पत्रिका से 1938 में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा प्रकाशित हुई। यहीं से बेसिकली आरंभ माना जाता है नवीन रिपोर्टाज परंपरा का, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तूफानों के बीच भी एक रिपोर्टाज विधा की रचना है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? रांगे राघव। 1941 में प्रकाशन हुआ इस रचना का, 1941 में तूफानों के बीच। इसके लेखक कौन है? रांगे राघव, ठीक है, रांगे राघव। क्या है ये? रिपोर्टाज विधा की रचना है, ठीक है, रिपोर्टाज। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। बंगाल का अकाल और स्वराज्य भवन। बंगाल का अकाल और स्वराज्य भवन की अगर बात की तो ये दोनों रचनाएं जो हैं किसकी उपन्यास हैं? प्रकाश चंद्र गुप्त जी की। ध्यान रखेंगे, प्रकाश चंद्र गुप्त लिख लीजिएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है स्वराज भवन और बंगाल का अकाल, ये दोनों रिपोर्टाज हैं। और बाकी लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान की है, रूपाभ पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुई, जो कि पहली रिपोर्टाज परंपरा में पहली रचना मानी जाती है नवीन रिपोर्टाज परंपरा में। और तूफानों के बीच जो रचना है एक रिपोर्टाज है, रांगे राघव ने इसको लिखा, 1941 में प्रकाशन हुआ इसका। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है भैया? तो लक्ष्मीपुरा आप सभी को पता होगा रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, फटाफट से देखेंगे। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो हिंदी साहित्य के पहले जो है रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय शिवदान सिंह चौहान को प्राप्त है, जिसने लक्ष्मीपुरा उपन्यास लिखा था, रिपोर्टाज लिखा था 1938 में, रूपाभ पत्रिका से प्रकाशित हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ का बाजार किस विधा की रचना है? बताएं। अल्मोड़ का बाजार जो है रिपोर्टाज विधा की ही रचना है। अल्मोड़ का बाजार एक रिपोर्टाज विधा की ही रचना है। अल्मोड़े का बाजार, इसके लेखक कौन है भैया? अल्मोड़े का बाजार, इस रचना को लेखक किसने लिखा है? प्रकाश चंद्र गुप्ता जी ने लिखा। किसने लिखा है? प्रकाश चंद्र गुप्ता, अल्मोड़े का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रकाश चंद्र गुप्ता ने क्या लिखा? स्वराज भवन, बंगाल का अकाल, जो है प्रकाश चंद्र गुप्ता एक अच्छे रिपोर्टाजकार है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तूफानों के बीच किसने लिखा है भैया? तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है, 1941 में प्रकाशन हुआ, रांगे राघव ने लिखा है। तो रिपोर्टाज विधा की रचना किसने लिखा? रांगे राघव। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलिए भाई, और आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता महोदय। चलें भाई, प्रश्न आ चुका है, जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है? जूठन जो है एक आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो कि एक दलित साहित्यकार है, उन्हीं की रचना है जूठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक कौन है भैया? अपने अपने पिंजरे बताइएगा। अपने अपने पिंजरे को लिखा है मोहनदास नैमिषारण ने। किसने लिखा है? मोहनदास नैमिषारण की रचना है, ठीक है। ये भी एक दलित साहित्यकार ही हैं। अपने अपने पिंजरे, ठीक है, इसी के लेखक कौन है? अपने अपने पिंजरे जो है ये एक प्रकार से मोहनदास नैमिषारण की रचना है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा इसमें से कौन सी नहीं? देखिए, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण की ठीक है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये भी ठीक है। अब तिरस्कृत या मेरी असफलताएं, दोनों में से क्या? देखिए, तिरस्कृत रचना भी एक प्रकार से दलित आत्मकथा ही है, जबकि जो एक प्रकार से मेरी असफलताएं हैं ये एक प्रकार से इसमें नहीं। मेरी असफलताएं ये इसमें दलित आत्मकथा ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही दलित आत्मकथा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी आत्मकथा भैया? मणिकर्णिका जो एक घाट है 80 घाट, ऐसे मणिकर्णिका घाट जो जहाँ पर जो है लाशें वगैरह जलाई जाती हैं बनारस में, तुलसीदास ने इस पर लिखा, तुलसीराम ने लिखा है, ठीक है। तुलसीराम मणिकर्णिका नाम की एक आत्मकथा लिखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? सन 42 के संस्मरण, इसमें किस लेखक की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं? सन 42 के संस्मरण जो है ये श्री राम शर्मा जी की एक प्रकार से संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। एक कृति कर लें इसको, कृति, ठीक है। संस्मरणात्मक कृति किसकी है? सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा आचार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका प्रश्न है, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति। कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? कृष्णा सोबती ने क्या लिखा है? हमें हसमत,
हमें हसमत जो रचना किसने लिखी है, हमें हसमत ये रचना है कृष्णा सोबती के द्वारा लिखी गई है। ये बात ध्यान रखेंगे। राम कमल राय के द्वारा लिखी गई है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसने लिखा है, राम कृष्ण मतलब राम कमल राय ने लिखा है। ठीक है। सुधिया उस चंदन के बन की, सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है, विष्णुकांत शास्त्री, ध्यान रखेंगे विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। ठीक है, विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। ठीक है, सुधिया उस चंदन के बन की। ठीक है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष के लेखक कौन है, राम कमल राय। क्या नाम है इनका, राम कमल राय, ध्यान रखेंगे राम कमल राय। ठीक है, क्या नाम है, राम कमल राय। स्तुतियाँ स्मृतियाँ का शुक्ल, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधियाँ उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। इसको लिखा है दिनकर जी ने, रामधारी सिंह दिनकर, ध्यान रखेंगे दिनकर जी की रचना है। ठीक है, 1969 में एक प्रकार से रचना प्रकाशित हुई है। ध्यान रखेंगे दिनकर जी की रचना है। और ये सब कैसी, ये रचना कैसी, संस्मरण ही रचना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए भाई, आपको अगर कोर्स में ज्वाइन होना तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है और इसका PDF भी सबका मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का कोर्स मात्र 100 रुपीज़ में 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ पर आपको एक प्रकार से स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर 100 रुपये से आपको सेंड करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर देना है। उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, जो भी आप पेमेंट करेंगे। वह आप नहीं चाहते तो किसी दूसरे से भी आप करवा सकते हैं, किसी दुकान से जाकर करवा सकते हैं। और इसी में आपको सभी सब्जेक्ट की PDF वगैरह मिलती रहेंगी और कोर्स में आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो ये क्लास हो रही है इसका भी PDF, हिंदी का ये भी PDF आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। और ऐसे और तमाम वीडियोस आएंगी, उनकी भी PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में ही फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में साथ को करिकुलर भी इसी 100 रुपये में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्रश्न है, अमृतलाल नागर के द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये एक संस्मरण विधा की रचना है जो कि अमृतलाल नागर ने लिखा था। क्या है, एक संस्मरण विधा की रचना है। याद हो कि ना याद हो, ये भी एक संस्मरण है। याद हो कि ना याद हो, इसके लेखक कौन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। याद हो कि ना याद हो कि इसके लेखक कौन है, बताएं। याद हो कि ना याद हो, इसके लेखक कौन है, काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह जो है बड़े फेमस एक प्रकार से रहे हैं संस्मरणकार, काशी पर बड़ा काम किया है। अगला प्रश्न, याद हो कि ना बाद हो, याद हो कि ना बाद हो मतलब कि याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन है, तो काशीनाथ सिंह ही हैं। फिर उसे वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है, रेखाएं बोल उठी, फटाफट से आप बताएंगे। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है इनमें से। देखिए देवेंद्र सत्यार्थी हैं, रेखाएं बोल उठी, संस्मरण या रेखा चित्र। देखिए कभी कभी संस्मरण और रेखा चित्र दोनों एक ही होते हैं, इसीलिए संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहना ज़्यादा बेटर होगा इनकी। तो रेखाएं बोल उठी ये संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है, किसका, देवेंद्र सत्यार्थी का। बाकी माटी की मूर्तें जो है 1946 में लिखा गया है और इसमें 12 रेखे मतलब कि जो है माटी की मूर्तें जो है एक रेखा चित्र संग्रह भी है, जिसमें 12 रेखा चित्र संकलित हैं। 1946 में ये रचना प्रकाशित हुई। ठीक है। माटी की मूर्तें किसने लिखा है, बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, ध्यान रखेंगे बेनीपुरी। अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है, अतीत के चलचित्र फटाफट से आप बताएंगे। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। ठीक है। दीप जले शंख बजे, लेखक कौन है, दीप जले शंख बजे एक निबंध विधा की रचना। सबसे पहले तो बात ये जानिए, एक निबंध विधा की रचना प्रश्न पूछा सकता है, निबंध विधा की रचना है ये, और इसको किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने रचना लिखी है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है, बिल्कुल माटी की मूर्तियों के लेखक कौन है, इनका नाम है, रेखा चित्र का नाम क्या, बेनीपुरी, 1946 में प्रकाशित हुई है। और एक प्रकार से ये माटी की मूर्ति नाम से रेखा चित्र संग्रह, इसमें 12 रेखा चित्र संकलित हैं। ठीक है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की ही रचनाएं हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्लाट का मोर्चा, बताएं भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लाट का मोर्चा के लेखक कौन है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्लाट का मोर्चा इसके लेखक कौन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्ताज विधा की रचना, सबसे पहले ये बात जानिए। ठीक है, 1952 में इसको लिखा गया है। ठीक है, प्लाट का मोर्चा को। क्लियर।
आपके पाठ्यक्रम में कौन सा रिपोर्टाज संकलित है भैया? ऋण जल धन जल, जो प्रकाशित हुआ है 1977 ईस्वी में। फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है ऋण जल धन जल। ठीक है, ऋण जल माने होता है सूखा और धन जल माने होता है बाढ़। ठीक है, तो सूखा और बाढ़ पर आधारित है ऋण जल और धन जल, आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज संकलित है। क्लियर? आप बताएं, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? प्लाट के मोर्चा को किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। किसने लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे नामक साक्षात्कार के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, ये साक्षात्कार किसने लिखा है? नंद कुमार कोहली जी ने। किसने लिखा है? नंद कुमार कोहली जी ने लिखा है। जैनेन्द्र के जी के साथ कुछ घंटे एक साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, ये उन्होंने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक प्रकार सरयू पार की यात्रा लिखी है, एक यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत इनमें से है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना यात्रा वृत्त रही है वो पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर एक प्रकार से ये रचना जो है रही है राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त भी रही है। अगला क्वेश्चन आप किसके पास होगा? विष्णु प्रभाकर कृत यात्रा वृत्तांत। विष्णु प्रभाकर कृत यात्रा वृत्तांत कौन सा इनमें से? विष्णु प्रभाकर कृत यात्रा वृत्तांत जो है ज्योतिपुंज हिमालय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमारी यात्रा के लेखक कौन है? हमारी यात्रा, ये लोचन प्रसाद पांडे जी ने लिखा है। हमारी यात्रा लोचन प्रसाद पांडे, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, घुमक्कड़ शास्त्र, एक मिनट, घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक, घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा वृत्तांत लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा राहुल संकीर्त्यान की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। राहुल संकीर्त्यान के तिब्बत की सीमा पर विधा की रचना, तिब्बत की सीमा पर एक यात्रा वृत्तांत ही है, और यात्रा वृत्तांत के सबसे ज़बरदस्त जो लेखक है वो पंडित राहुल संकीर्त्यान है, महापंडित राहुल संकीर्त्यान जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रवास की डायरी। प्रवास की डायरी 1971 में प्रकाशित होने वाली डायरी है, इसके लेखक कौन है? प्रवास की डायरी किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में प्रकाशित एक डायरी है, इसके लेखक कौन है? दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में प्रकाशित डायरी है, रघुवीर सहाय की डायरी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। डायरी मैंने दैनंदिनी, दिन प्रतिदिन उसमें लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सैलानी की डायरी 1976 में प्रकाशित हुई, ये किस लेखक की है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की डायरी है, सैलानी की डायरी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा और इस तरीके से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कल की वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा भैया? कल आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ों को देखा। एंशिएंट हिस्ट्री के लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आज हमने हिंदी का देखा, ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री का देखा, ऐसा ही मेडिवल हिस्ट्री का आपका आने वाला है। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको एक प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बता दिए थे। बाकी और भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी जल्द ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से हमेशा अपना प्यार और दुलार हमेशा बनाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही लगातार मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा हमेशा, अगर आप हमारे साथ रहे तो। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।